जुलाई 2025 को दुनिया और भारत में क्या कुछ अहम चल रहा था, उस पर एक गहरी नजर डालेंगे। नमस्कार। हाँ, हमारे पास इस तारीख के कुछ मुख्य घटनाओं का संकलन है। और हमारा मकसद है कि इनमें से जरूरी जानकारी निकालकर समझें कि क्या खास था उस दिन। बिल्कुल। 1 जुलाई 2025 मतलब कई तरह की चीजें एक साथ हो रही थीं। एक तरफ वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कुछ दबाव था, दूसरी तरफ भारत अपने कदम बढ़ा रहा था। तो चलिए पहले दुनिया की बात करते हैं। अमेरिका से खबर थी, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पॉवेल। हाँ, जेरोम पॉवेल, उनका एक बयान आया था ब्याज दरों को लेकर। और ये शायद उस वक्त आया जब पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप के लगाए टैरिफ्स की भी काफी चर्चा थी। सही। पॉवेल का कहना था कि ये जो नए टैरिफ्स थे, उनकी वजह से शायद इस साल ब्याज दरें घटाना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, क्यों ऐसा? देखिए, टैरिफ से क्या होता है, चीजें महंगी हो सकती हैं, तो उससे महंगाई मतलब मुद्रास्फीति, उसको काबू में रखना थोड़ा और मुश्किल हो जाता है। हालांकि उस वक्त मुद्रास्फीति 2.3% और बेरोजगारी 4.2% पर मतलब स्थिर ही थी। पर हाँ, ये व्यापारिक तनाव एक चिंता तो थी ही, भू राजनीतिक जोखिम भी थे। तो एक तरह से आर्थिक मोर्चे पर थोड़ी अनिश्चितता। और उसी समय यूरोप में मौसम बिल्कुल अलग वजह से सुर्खियों में था। जी हाँ, यूरोप में तो भीषण गर्मी पड़ रही थी। स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, यूके, कई जगह तापमान 46 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला गया था। 46 डिग्री, वो तो बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये सिर्फ गर्मी नहीं थी, ये साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन का असर दिख रहा था। हालात ऐसे थे कि स्कूल बंद करने पड़े, बाहर के काम रोकने पड़े, आपातकालीन उपाय करने पड़े। ये दिखाता है कि मौसम का मिजाज कितना सख्त होता जा रहा है। बिल्कुल। तो एक तरफ ये वैश्विक मुद्दे, आर्थिक दबाव, जलवायु की चुनौती, इनके बीच भारत भी सक्रिय था। प्रधानमंत्री मोदी की घाना यात्रा हुई, ये काफी अहम मानी जा रही थी। हाँ, अहम थी, क्योंकि 30 साल से ज्यादा समय के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री घाना गया था। ये सिर्फ एक दौरा नहीं था। अच्छा। इसका बड़ा मकसद था पश्चिम अफ्रीका में भारत के भू राजनीतिक और व्यापारिक रिश्ते उन्हें और मजबूत करना। अफ्रीका को लेकर भारत वैसे भी ज्यादा सक्रिय हो रहा है, ये उसी का एक उदाहरण था। और इसी सक्रियता की एक झलक शायद विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान में भी थी। उन्होंने रणनीतिक स्वायत्ता की बात की थी। हाँ, रणनीतिक स्वायत्ता यानी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, मतलब भारत अपने फैसले, खासकर विदेश नीति और सुरक्षा वाले, बिना किसी बाहरी दबाव के लेगा। जयशंकर ने साफ कहा कि कोई भी परमाणु धमकी जैसे पाकिस्तान से आने वाली धमकियां हो, वो भारत को अपने रास्ते पर चलने से रोक नहीं सकते। ये किसी खास संदर्भ में था? इससे पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कुछ टिप्पणियों पर भारत का एक तरह से जवाब माना गया। मतलब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर जोर देना था। समझ गया। तो विदेश नीति के साथ देश के अंदर भी कुछ महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए, जैसे रॉ को नया प्रमुख मिला। जी, आईपीएस अधिकारी पराग जैन, उन्होंने रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ के सचिव का पदभार संभाला। ये देश की बाहरी खुफिया एजेंसी है, तो ये एक महत्वपूर्ण नियुक्ति होती है। और एक और बड़ी संस्था है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, उसने भी एक अहम पड़ाव पार किया। बिल्कुल। एसबीआई के 70 साल पूरे हुए। 1955 के एसबीआई अधिनियम के तहत बना था ये बैंक। आज तो देश का सबसे बड़ा बैंक है। 70 साल? हाँ, 70वीं सालगिरह। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये भारत के बैंकिंग सेक्टर के विकास की कहानी भी है। और एक सरकारी संस्था कैसे इतने सालों तक टिकी रही और बढ़ी भी। और उनका मुनाफा भी काफी अच्छा रहा था वित्त वर्ष 25 में। जी, करीब 70,761 करोड़ रुपए से ज्यादा का प्रॉफिट। ये दिखाता है कि बैंक न सिर्फ बड़े पैमाने पर काम कर रहा है, बल्कि डिजिटल बदलावों को भी अपना रहा है। बैंकिंग और सुरक्षा के अलावा विज्ञान और प्रकृति से भी कुछ दिलचस्प खबरें थीं। नई प्रजातियों की खोज हुई। हाँ, ये बहुत अच्छी खबर थी। भारतीय शोधकर्ताओं ने 2024 में जानवरों की 683 नई प्रजातियां और पौधों के 433 नए समूह, जिन्हें टैक्सा कहते हैं, वो लिस्ट किए। वाह! कहाँ सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खोजें केरल में हुई। ये दिखाता है कि भारत की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है और अभी भी कितना कुछ है खोजने को। और प्रकृति की बात हो रही है तो मौसम का क्या हाल था? किसानों के लिए क्या खबर थी? भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी, उसका अनुमान था कि जुलाई में सामान्य से ज्यादा बारिश होगी, करीब 106%। अच्छा, ये तो अच्छी खबर है फसलों के लिए। हाँ, खरीफ फसलों के लिए ये बड़ी राहत वाली बात थी।
कृषि क्षेत्र को इससे फायदा होने की उम्मीद थी। और एक वैश्विक शांति सूचकांक भी आया था, उसमें भारत की स्थिति कैसी थी? उसमें भारत की रैंकिंग एक स्थान सुधरी थी, 115वें स्थान पर आ गया था। आइसलैंड पहले की तरह टॉप पर था, सबसे शांतिपूर्ण देश। चलिए, थोड़ा सुधार तो हुआ। हाँ, एक पायदान का ही सही, पर पॉजिटिव संकेत था। इन सब गंभीर खबरों के बीच एक थोड़ी अलग सी मजेदार खबर भी थी, बॉबी बोनेला दिवस। ये क्या है? हाँ, ये बेसबॉल की दुनिया का एक बहुत मशहूर किस्सा है। न्यूयॉर्क मेट्स नाम की टीम है, वो हर साल 1 जुलाई को अपने एक पुराने खिलाड़ी बॉबी बोनेला उनको लगभग $1.19 मिलियन देती है। रिटायरमेंट के बाद भी? हाँ, रिटायरमेंट के बहुत बाद। ये उनका कोई पुराना कॉन्ट्रैक्ट था जो 2035 तक चलेगा। वाह! ये लगातार 15वां साल था उस पेमेंट का। शायद खेल जगत के सबसे अजीबोगरीब वित्तीय समझौतों में से एक है ये। वाकई अजीब है। तो ये थी 1 जुलाई 2025 की कुछ झलकियां, वैश्विक चुनौतियां, भारत के अपने कदम और कुछ ऐसे अनोखे किस्से भी। बिल्कुल। और अगर इन सब खबरों को एक साथ देखें तो एक तस्वीर सी उभरती है कि दुनिया आर्थिक और पर्यावरणीय, मतलब क्लाइमेट चेंज वाले दबावों से जूझ रही है। और भारत इस पूरे माहौल में अपनी जगह बनाने की, अपनी प्राथमिकताएं तय करने की कोशिश कर रहा है। सही कहा। और यहीं पर हम एक सवाल छोड़ जाते हैं आगे सोचने के लिए। हाँ, कि ये जो बड़े वैश्विक रुझान हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन का बढ़ता असर और ये व्यापार नीतियों से जो आर्थिक अनिश्चितता पैदा हो रही है, ये आने वाले समय में भारत की अपनी घरेलू नीतियों को, उसके विकास के रास्ते को और दुनिया के साथ उसके रिश्तों को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं? ये वाकई एक बड़ा सवाल है और इस पर सोचना जरूरी है। खैर, इसी विचार के साथ आज की चर्चा यहीं रोकते हैं। जरूर। अगली बार फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ।